तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसमें एक इंसान एलियन का मीट खाता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी सड़ सड़ के एलियन में बदल जाती है। एंड ये सच में बहुत खौफनाक था। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन शिप जो काफी बड़ा था वो साउथ अफ्रीका के जोसेनबर्ग शहर में आ गया था। अब सबको लग रहा था कि अब एलियन और इंसानों की काफी बड़ी जंग होने वाली है, लेकिन उस शिप में से कोई एलियन बाहर ही नहीं आता। काफी महीने हो जाते हैं और वो शिप हवा में ही ऐसे ही ग्लाइड कर रही थी। अब इसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो अपने सोल्जर्स को भेजती है उस शिप में तहकीकात करने के लिए। वो वहां जब अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वहां उसके अंदर कई सारे एलियंस थे एंड उन सारे एलियंस की हालत भी काफी खराब हो रखी थी। अब उनकी बुरी हालत देखकर इंसानों को बुरा लगता है एंड इंसानों के अंदर इंसानियत है, इसलिए वो सब उन पर दया दिखाते हैं, उन्हें मारते नहीं है और उन्हें वहाँ एक जगह देते हैं रहने के लिए एंड उनके लिए फिर वो वहाँ पर कैंप वगैरह बनवाते हैं शहर से अलग। आगे जाकर उसी जगह सारी एलियंस रहने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे बेंटेन ओमनिवर्स के अंडरग्राउंड में एलियंस रहते थे। अब इस एरिया का नाम दे दिया गया था डिस्ट्रिक्ट 9। और हाँ, जो ये एलियंस थे ना, इनके भी नाम थे ताकि वो सारे एलियंस को पहचान सके। और ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इंसान को ये भी पता चल गया था कि वो अभी अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी शिप जो है वो खराब हो गई है और ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो दोबारा उसे सही कर सके। यानी कि जो एलियंस बचे थे ना वो सब के सब सोल्जर टाइप वाले एलियंस थे, मतलब जिसको भी शिप की नॉलेज थी वो सब के सब पहले ही मारे गए थे। और हाँ, एक और चीज दिखाई जाती है कि इनके शिप से एक टुकड़ा जो था वो नीचे गिरता है और उसके बिना शिप चल भी नहीं सकती, लेकिन इंसानों को वो टुकड़ा कहीं नहीं मिलता ढूंढने पर भी। अब ऐसे ही ये एलियंस 20 साल तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट 9 में ही रहते हैं, जहाँ काफी लंबी लंबी वायर्स वगैरह लग गई थी और काफी सिक्योरिटी भी थी। लेकिन जो एलियंस थे ना, ये इन 20 सालों में बहुत उधम मचा चुके थे। ये इंसानों से कुछ भी छीन लेते थे, उनके कूड़े से खाना खाते थे, यहाँ तक ये बैंक वगैरह में जाकर चोरी वगैरह भी करते थे। एंड अब इंसानों को उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और 20 साल के बाद वो सारे शहर के लोग रोड पर उतर आते हैं, इन्हें बस अब यहाँ से हटाओ। अब इसके बाद गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है MNU, जिसे इन एलियंस को संभालने का काम दिया गया था। अब MNU फैसला करती है कि वो इन एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से ले जाकर कहीं दूर एक खाली जगह पर शिफ्ट कर देंगे। अब इधर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर विकेस, जो एक्चुअली में MNU कंपनी का जो ओनर है उसका दामाद है। एंड अब उसे काम मिलता है इन एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट करने का। अब वो वहां जाता है तो उसे वहां पर कई सारी चीजें पता चलती हैं। ये एलियंस रहते कैसे हैं, कैसे वो वहां पर कुछ भी खाते हैं एंड कभी कभी वो गुस्से में लड़ते भी रहते थे। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं एक नाइजेरियन लोगों का एक ग्रुप भी था, जहाँ काफी सारे उनके लोग थे और वो सारे के सारे गुंडे टाइप के बंदे थे और वो इलीगल काम भी करते थे। एंड यहाँ तक कि वो उन एलियंस के साथ बिजनेस भी करते थे। वो वहाँ एलियंस को खाने के लिए वहाँ कैट फूड भी देते थे, बाकी और मांस वगैरह भी बेचते थे। और वो एलियंस को वो सारी चीजें इतनी पसंद थी कि उसके बदले वो पैसे ही नहीं बल्कि अपनी एडवांस गन वगैरह जो होती है वो भी दे देते थे उन्हें। अब इन नाइजेरियंस के पास हथियार तो थे, लेकिन ये इतने एडवांस थे कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि इन्हें चलाते कैसे। अब हमें यही दिखाया जाता है कि ऐसे ही एलियंस के एडवांस वेपन्स MNU के पास भी थे, लेकिन वो भी पता नहीं लगा पाए थे कि ये वेपन्स चलते कैसे। एंड यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो ये MNU के लोग होते हैं ना, ये गवर्नमेंट का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे थे इन एलियंस को पालने का, ताकि वो इनके एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी को समझकर खुद यूज करके उससे प्रॉफिट ले सके। अब इधर हम देखते हैं कि जो ये नाइजेरियन ग्रुप वाले लोग थे उनका एक लीडर भी था जिसका नाम था ओबासांजो। एंड ये बंदा ये सारे इलीगल बिजनेस तो कर ही रहा था, लेकिन ये बंदा इतना खतरनाक भी था, ये उन एलियंस का मांस भी खाता था। इसे ऐसा लगता था कि अगर वो उनके मांस को खाएगा तो शायद उसके अंदर भी उन्हीं की तरह पावर्स आ जाएंगी। अब वहाँ हम देखते हैं कि वेकेस आता है, वो भी सांजो को कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि वो कितना खतरनाक है। फिर वो वहीं घूम रहा था, तभी वो देखता है कि एक घर में काफी बदबू आ रही थी और वो देखता है तो वहाँ कई सारे एलियंस के अंडे थे। अंडे उधर ही जानवरों के मांस भी लटक रहे थे, जिनकी तारें उन अंडों के अंदर तक कनेक्ट थी, जिससे उनके बच्चों को खाना भी मिलता रहे। अब MNU के लॉ के हिसाब से एलियंस और बच्चे नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर वो उस पूरे घर को ही आग से जलाकर उन सारे अंडों को तबाह कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एलियन जो हरे से कलर का था, जिसका नाम था क्रिस्टोफर, और उसका वहाँ एक बेटा भी था। और उधर ही
तभी उसका एक दोस्त भी था पीले कलर का एलियन। तभी उसके बेटे को वहाँ कूड़े में से एक डब्बा सा मिलता है जिसे लेकर वो वापस अपने घर में जाते हैं। हम देखते हैं जो ये क्रिस्टोफर था वो काफी स्मार्ट था एंड वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने घर में भी एक लैब बना रखी थी। अब वो जो उन्हें डब्बा से मिलता है वो उन्हें खोलता है तो उसमें से कुछ ग्रीन कलर का फ्लूइड निकलता है जिसे वो अपनी मशीन से फिल्टर करता है और एक ब्लैक कलर का फ्लूइड बनाकर उसे एक मशीन में बंद कर देता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये जो उनका ये फ्लूइड है ब्लैक फ्लूइड टाइप ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ विकेस आ जाता है उनके घर। अब दरवाजे पर उसका दोस्त जाता है उसे बात करने और जो वो फ्लूइड था वो वहीं छुपा कर क्रिस्टोफर वहां से चला जाता है। अब विकेस को उस पीले एलियन पर शक होने लगता है इसलिए फिर वो बाहर निकालता है उसे एंड फिर खुद अंदर जाकर चेक करता है। वो देखता है कि वहां पर एक पूरी लैब बनी हुई थी जिसे देखकर वो भी शॉक था। फिर वो ऐसे ही देख रहा था और उसे वहां पर वो फ्लूइड मिल जाता है। उसे पता नहीं था वो क्या है लेकिन वो एक बटन सा दबा देता है जिसमें से वो काला फ्लूइड उसके ऊपर भी गिर जाता है। अब वो जैसे तैसे अपने मुंह को साफ कर लेता है और बाहर आता है और फिर वो उस पीले एलियन से पूछता है कि बताओ ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर। ऊपर से वो उन पर अटैक कर देता है और विकेस के हाथ पर भी वो पंजा मार देता है और वहां से भागने के लिए होता है लेकिन तभी पीछे से जो एमएनयू के हेलीकॉप्टर थे वहां से उसे शूट करके मार दिया जाता है। अब इसके बाद जो विकेस के हाथ था उसकी वो लोग मरहम पट्टी कर देते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर को जो अपने दूसरे घर में आता है वहाँ उसका बच्चा होलोग्राम से कुछ कर रहा था। फिर वो अपने बच्चे को बाहर भेज देता है। तभी वहाँ आ जाता है विकेस और उसके साथी। वो अंदर देखते हैं तो उसके घर में कई सारे सीपीयू मदरबोर्ड और काफी सारे कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स इकट्ठे हो रखे थे। अभी देखकर विकेस समझ जाता है कि क्रिस्टोफर काफी स्मार्ट बंदा है इन एलियंस प्रजाति में। अब इसके बाद एकदम विकेस को उल्टियां होने लगती हैं और उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है एमएनयू और वो जो ब्लैक फ्लूइड था वो वहां पर वो दे देता है और वो थोड़ा ठीक हो गया था इसलिए फिर वो जाता है। उसे काफी भूख लग रही थी एंड फिर वो खाना खाता है और वो काफी अजीब तरीके से एकदम जंगलियों की तरह खाई जा रहा था। अभी खाते खाते भी उसके वो फ्लूइड नाक से निकलता है जिसे वो इग्नोर करता है। अब इसके बाद वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसकी काफी हालत फिर से खराब होने लगती है और काम करते करते एक नेल उसका पूरा निकल कर बाहर आ जाता है। अब वो वॉशरूम जाता है देखने एंड फिर वो फिर से अपने नाखून को ऐसे पकड़ता है लेकिन वो हल्का सा पकड़ते ही बाहर आ जाता है। अभी देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है एंड फिर वो घर चला जाता है जहाँ उसे एक सरप्राइज मिलता है। क्या था कि आज विकेस का बर्थडे था। फिर वो वहां पर जाता है जब केक काटने तभी उसके मुंह से वो ब्लैक फ्लूइड निकलने लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था और उसके हाथ को पट्टी से बांध रखा था। तभी डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी को खोल देता है एंड उसकी फटके चार हो जाती है क्योंकि अब उसका हाथ एक एलियन के हाथ में बदल गया था। अब डॉक्टर उसे शांत कराता है एंड एमएनयू को इसके बारे में बताता है एंड फिर वो लोग आकर इसे सीधा पकड़कर अपने लैब में ले आते हैं। अब जैसा हमें पता था कि वहाँ एमएनयू के लोग जो थे वो एलियंस के वेपन्स को चालू करने का तरीका निकाल रहे थे एंड उन्हें ये पता चल गया था कि ये जो गन्स हैं ये एलियंस के डीएनए से ही चालू होती है। इसलिए फिर वो विकेस का फायदा उठाकर उसके हाथ से उसे टेस्ट करते हैं और वो जाकर उसके एलियन वाले हाथ पर वो बंदूक पकड़ा देते हैं और वो बंदूक अपने आप चलने लगती है। अब वो ऐसे ही एक के बाद एक बंदूक टेस्ट करे जा रहे थे और सामने फिर वो एक एलियन को भी खड़ा कर देते हैं। अब वो बंदूक चलती है तो उस एलियन के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो सारे वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। और हमें ये तो पता ही है कि एमएनयू का जो ओनर है वो एक्चुअली में विकेस का ससुर है और उसके ससुर को इस सब का पता था और एक्चुअली में वही ये सब करा रहा था विकेस के साथ। वो अपने सिर्फ फायदे के लिए अपने दामाद का यूज कर रहा था और उसे तड़पा रहा था। उसके बाद साइंटिस्ट उसके सुई वुई लगाकर काफी चेकिंग वगैरह भी करते हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है क्योंकि वो हाथ अब उसका बॉडी पार्ट था। फिर वो चेक करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसका शरीर धीमे धीमे सड़ रहा है और एलियन का बना जा रहा है। वो सोचते हैं कि इससे पहले इसका पूरा शरीर सड़े हम इसके जो एलियन वाले पार्ट हैं वो काट कर निकाल लेना चाहिए। अब उसे बांध देते हैं और उसे जिंदा ही काटने वाले थे लेकिन वो जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है एंड फिर वो एमएनयू से जैसे तैसे निकल जाता है लेकिन वो एमएनयू के लोग अभी भी उसे पीछे लगे हुए थे इसलिए अब वो उनसे बस भागे जा रहा था। अब क्योंकि वो धीमे धीमे एलियन में भी कन्वर्ट हो रहा था तो उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। अब वो दुकान में जाता है कुछ खाने के लिए लेने। तभी वो देखता है तो न्यूज पर उसके ससुर ने ये न्यूज फैला दी थी कि विकेस ने एक एलियन के साथ संभोग किया है जिसके बाद उसके अंदर एक ऐसा एलियन का वायरस फैल गया है जिससे वो खुद एलियन बन रहा है। तो जिसे भी वो मिले हमें जल्दी से संपर्क करे। तभी वो दुकानदार और वो सारे कस्टमर उसे पहचान लेते हैं इसलिए फिर उसे भी वहां से भागने लग पड़ता है। अब हर जगह एमएनयू उसे ढूंढ रही थी। अब उस पर और कोई चारा नहीं था कहीं जाने के लिए इसलिए वो जाता है डिस्ट्रिक्ट 9। अब इसके बाद फिर वो वहीं रहने लगता है और वहाँ जो वो नाइजीरियन लोग थे उनसे कैट फूड लेकर खरीद कर खाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके दांत भी गिरने लगते हैं। वो समझ गया था कि अब उस पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये वायरस तेजी से उसकी बॉडी में फैल रहा है। वो अपने हाथ को ही काटने का सोचता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए वो अपनी एक उंगली को ही काटता है और उसे काट
काटते ही उसे इतना दर्द होता है कि उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है और वो और कुछ नहीं करता। अब तभी वो देखता है कि एमेन्यू के लोग वहाँ आ गए थे उसे तलाश करते हुए, इसलिए फिर वो जल्दी से भागकर वो पास ही के एक घर में घुस जाता है और वो घर एक्चुअली में क्रिस्टोफर का ही था। अब वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो जो मेरा ब्लैक फ्लूइड था तुम ही ले गए थे ना। क्रिस्टोफर वो ये भी बताता है कि वो फ्लूइड एक्चुअली में फ्यूल था उनकी शिप को दोबारा चालू करने का, ताकि वो इस प्लेनेट से निकलकर अपने घर वापस जा सके। विकस कहता है कि उसने तो वो फ्लूइड एमेन्यू को दे दिया है। अब इसके बाद वो देखते हैं कि क्रिस्टोफर उसे अपने घर के नीचे ले जाता है जहाँ उसने एक पूरी एडवांस लैब बना रखी थी। अब इसके बाद विकस कहता है कि मुझे पता था तुम में से कोई ना कोई एक तो इंटेलिजेंट एलियन जरूर होगा जो यहाँ से निकलना चाहता है। क्रिस्टोफर कहता है लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि वो फ्यूल को जमा करने में मुझे 20 साल लग गए थे। पता है उस फ्यूल की मदद से मैं तुम्हें भी दोबारा इंसान बना सकता था। अभी सुनकर वो खुश हो जाता है कि क्या बात कर रहा है। तो अब वो डिसाइड करता है उसे वो फ्यूल को एमेन्यू से चुराने का, क्योंकि विकस पे भी अब कोई रास्ता नहीं था, वो जल्द से जल्द एलियन बनता जा रहा था। अब वो जाता है ओबासांजो के पास और वो सोचता है कि उससे जाकर मिलकर वो उनसे हथियार ले लेगा ताकि वो एमेन्यू जा सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इसका हाथ एक एलियन का है और ये एलियन बन रहा है तो ओबासांजो को लगता है कि अगर उसने इसका मीट खाया तो उसके पास शायद एलियंस की पावर्स आ जाए। एंड फिर वो उसके हाथ को काटने वाले ही थे, लेकिन तभी उसके हाथ उनकी एक एलियन बंदूक लग जाती है जिसे चलाकर वो उन सब के चीथड़े उड़ा देता है और वहां से निकल जाता है और साथ में कुछ वेपन्स भी अपने साथ ले आता है। और फिर वो क्रिस्टोफर के साथ जाते हैं एमेन्यू और जैसे तैसे वो सबको मार मूर कर वो फ्लूइड चुरा लेते हैं। लेकिन वहां लैब में जब क्रिस्टोफर देखता है कि उसके साथियों को इन इंसानों ने कैसे चीर चीर कर उन पर एक्सपेरिमेंट करे तो वो पागल सा हो जाता है। लेकिन तभी वहां वो बंदे आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और फिर वो दोनों जैसे तैसे वहां से भागकर वापस आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट 9 जहां क्रिस्टोफर अपने बेटे को नीचे भेज देता है एंड खुद कुछ कंप्यूटर में करने लगता है। अब वह कैसे उसे कहता है अब मुझे इंसान बनाओ जल्दी। वो कहता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं, पहले मुझे अपने प्लेनेट वापस जाना होगा, वहां से हेल्प लेकर आनी होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम इंसान तो हमारी सारी नस्ल को यहाँ एक्सपेरिमेंट में ही खत्म कर दोगे। मुझे वापस आने में 3 साल लगेंगे, तब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा पक्का। अब ये सुनकर विकस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके पास 3 साल क्या 3 दिन भी नहीं थे और फिर वो उसे गुस्से में मार कर बेहोश कर देता है एंड खुद वो फ्लूइड लेकर नीचे आ जाता है और उसके बच्चे से भी झूठ बोलता है कि उसका बाप कुछ काम कर रहा है ऊपर। तभी हम देखते हैं कि एमेन्यू के बंदे भी वहां आ जाते हैं उन्हें ढूंढते हुए और वो क्रिस्टोफर को पकड़कर उसे धमकाने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो नीचे उनकी लैब में छुपे हुए हैं। अब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे नहीं खुलता और फिर वो क्रिस्टोफर को धमकाने लगते हैं और बोलते हैं जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। लेकिन क्रिस्टोफर उन्हें कुछ नहीं बताता कि वो दरवाजा कैसे खुलेगा क्योंकि नीचे सिर्फ विकस ही नहीं उसका बेटा भी था जो उनके हाथों मारा जा सकता था। अब नीचे जो क्रिस्टोफर था वो वहाँ कंट्रोलर पर जाकर बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं था कि इसे चलाते कहते हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक गड्ढा सा बन रखा था जिसमें वो अपना एलियन वाला हाथ डाल देता है एंड वो शिप अब अपने आप वहां से निकलकर उड़ने लगती है। और तुमने नोटिस किया होगा कि ये वही चीज थी जो शिप से निकलकर एक टुकड़ा नहीं गिर गया था जो इंसानों को मिला नहीं था, ये वही था। ये एक कंट्रोलर है जिसके बिना वो शिप नहीं चल सकती और चलाने के लिए इन्हें इस पूरे कंट्रोलर को उस शिप तक पहुंचाना होगा और इसीलिए अब वो उस कंट्रोलर शिप को शिप तक पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे। तभी एमेन्यू के लोग मिसाइल से उस शिप को मारकर वहां नीचे क्रैश कर देते हैं। अब एमेन्यू के लोग आकर फिर विकस को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में ले जा रहे थे और वहाँ क्रिस्टोफर को भी पकड़ लिया गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एमेन्यू की गाड़ी पलट जाती है और वो जिन्होंने गाड़ी पलटी थी वो वही नाइजीरियन लोग थे क्योंकि ओबासांजो को विकस का मीट खाकर एलियंस की ताकत चाहिए थी। अब तभी वो ले जाते हैं विकस को पकड़कर, चीटे वीटे मारते हैं उस पर और उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ह्यूमनॉइड रोबोट आता है जो उन सबको पूरी तरह मार देता है। अब पीछे हम देखते हैं कि वो रोबोट एक्चुअली में क्रिस्टोफर का बेटा ही कंट्रोल कर रहा था एंड इसके बाद वो उस रोबोट को खोल देता है एंड विकस फिर उसके अंदर जाकर बैठ जाता है आयरन मैन के सूट की तरह। उसके बाद जो क्रिस्टोफर का बेटा था उसने उनकी उस बड़ी शिप को भी एक्टिवेट कर लिया था और वो चलने भी लगती है और सबकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर हम विकस को देखते हैं जो कि वो रोबोट को अपने दिमाग से चला रहा था क्योंकि वो आधा एलियन बन ही गया था और वो सोचता है कि यहाँ से वो निकल जाए। तभी वो देखता है कि एमेन्यू के लोगों ने क्रिस्टोफर को मारने के लिए पकड़ रखा था और फिर वो जाकर उसे बचाता है और वो उसे फिर जैसे तैसे उस कंट्रोलर रूम तक पहुंचा देता है। पीछे से लोग उस पर हमला करे जा रहे थे। क्रिस्टोफर विकस से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम सब एक साथ नहीं जा सकते, तुम निकलो, मैं एमेन्यू के लोगों को रोकता हूँ, तुम अपनी शिप को ऊपर तक ले जाओ। एंड फिर विकस यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है एंड फिर वो जो उनका कंट्रोलर शिप था वो उड़ने लगता है और रियल शिप में जाने लगता है। क्रिस्टोफर उससे जाते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि 3
साल बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हें दोबारा इंसान बनाऊंगा। एंड फिर उनका शिप दोबारा से ठीक हो जाता है और फिर वो अर्थ से निकल जाते हैं। नीचे हम देखते हैं कि विकिस ने सबको मार दिया था एंड उसका सूट भी बुरी तरह तबाह हो गया था। एंड जो विकिस था हम देख रहे थे कि वो भी अब काफी हद तक एलियन बन चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एमेन्यू का एक बंदा बच गया था जो उसे गोली मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे एलियंस आते हैं और उसे घेर कर उसे बुरी तरह मार देते हैं। अब जो शिप वहाँ से चली गई थी उससे बाकी के जो शहर के लोग थे वो काफी खुश हो गए थे। एंड हाँ, जो विकिस था उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। सबको लग रहा था शायद वो मारा गया, लेकिन फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ विकिस अब पूरा एलियन बन गया था और आज भी वो इंतजार कर रहा था क्रिस्टोफर का वापस आने का। और ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये एलियन मूवी? अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर करो और हाइप कर दो वीडियो को। और भाई मैं सही में बताऊं ना तो ये मूवी मैंने बहुत ही छोटे में देखी थी, शायद 2010 के आसपास टीवी पर, और मैंने अपने चाचू वगैरह के साथ देखी थी। और इसका ना मुझे सिर्फ ये वाला एक सीन याद है हमेशा से, जब ये अपनी एलियन वाली उंगली काटता है। भाई उस वक्त जब मैंने ये मूवी देखी थी ना तो मैं बहुत शॉक हो गया था। मतलब ये क्या हो रहा है ऐसा लग रहा था मुझे। और पता है इस मूवी से ना मुझे काफी डर भी लगता था और मुझे काफी घिनौनी भी लगती थी। और हाँ कमेंट करके बताओ कि अगली मूवी मुझे और कौन कौन सी पकड़नी चाहिए। बाकी अगर ऐसी और मूवीज देखनी है तो यहाँ क्लिक मारो। चलो फिर मिलते हैं।